हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समुद्री यात्रा के एमसीक्यू करेंगे। समुद्री यात्रा खाता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉयज़ अकाउंट। बॉयज़ अकाउंट के आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जिस यात्रा में माल समुद्र के रास्ते से भेजा जाता है उसमें कौन सा खाता बनाना आवश्यक होता है। तो जिस यात्रा में समुद्र के द्वारा काम किया जाता है तो उसमें हम लोग समुद्री यात्रा खाता बनाते हैं। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में बॉयज़ अकाउंट। बॉयज़ अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा खाते की प्रकृति कैसी होती है। तो बॉयज़ अकाउंट की हमसे पूछा गया है कि बॉयज़ अकाउंट का नेचर कैसा होता है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। पूछा गया है कि नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है कि वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, अवास्तविक होता है। क्योंकि जैसे मान लो कि मुझे समुद्री यात्रा खाता बनाना है तो मैं बॉयज़ अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, बॉयज़ अकाउंट। अब बॉयज़ अकाउंट में मेरे 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पक्ष होता है हम लोगों का डेबिट पक्ष और एक पक्ष होता है हम लोगों का क्रेडिट पक्ष। अब डेबिट पक्ष में हम लोग सारे के सारे व्यय लिखते हैं, सभी व्यय, ठीक है, सभी व्यय लिखते हैं, ठीक है। इसमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। और इसमें लिखते हैं सभी, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं हम लोग सभी आय, और आय को बोलते हैं ऑल इनकम। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि ऑल एक्सपेंसेस ऑल इनकम। तो इसे हम लोग आय व्यय का खाता भी बोल सकते हैं। और आय और व्यय हम लोगों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस खाते में आते हैं, तो वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ बॉयज़ अकाउंट पूछा है। तो समुद्री यात्रा 2 प्रकार की होती है। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है हम लोगों का आंतरिक यात्रा, ठीक है, एक होती है हम लोगों की आंतरिक यात्रा, और एक होती है हम लोगों की बाह्य यात्रा, ठीक है, बाह्य यात्रा। आंतरिक यात्रा और बाह्य यात्रा, ये 2 प्रकार की यात्रा होती है। एक को आउटवर्ड और एक को इनवर्ड, आउटवर्ड जर्नी एंड इनवर्ड जर्नी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा के प्रकार हैं। तो समुद्री यात्रा के प्रकार मैंने आप लोगों को अभी बताए हुए हैं ऊपर कि समुद्री यात्रा के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य। तो इसका जो आंसर है पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है आंतरिक यात्रा, ये भी सही है, और इसके बाद लिखा हुआ है बाह्य यात्रा, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जब जलयान, ये जो लिखा हुआ है जलयान लिखा हुआ है, जलयान, और जलयान को इंग्लिश में बोलते हैं शिप, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं शिप। तो मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है कि जब जलयान भारत के एक बंदरगाह से विदेशी दूसरे बंदरगाह को जाता है तो इस यात्रा को क्या कहते हैं। मतलब कि एक बंदरगाह, ये इंडिया है, इंडिया, ठीक है, इंडिया, ये इंडिया है, और यहाँ से एक जो है वो यहाँ से बंदरगाह किया और दूसरे विदेश है ये यहाँ पे यात्रा की। तो इस यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस यात्रा को हम लोग आउटवर्ड जर्नी बोलते हैं, आउटवर्ड। और आउटवर्ड किस में आता है, तो इसमें आता है बाह्य यात्रा में। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जब, क्वेश्चन नंबर 6, जब जलयान को वही बात सिर्फ विदेशी बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह को वापस आता है तो इस यात्रा को क्या कहते हैं, तो उस यात्रा को हम लोग बाह्य यात्रा कहते हैं। और अब अपनी वापस मतलब कि अपने देश को कोई यात्रा आ रही है तो उसे बोलते हैं आंतरिक यात्रा, आंतरिक यात्रा, इनवर्ड जर्नी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब जहाज रानी कंपनियां, मतलब कि बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनके पास जहाज होते हैं तो उन्हें जहाज रानी कंपनियां बोलते हैं। तो जहाज रानी कंपनियां जिन व्यक्तियों के माध्यम से भाड़ा प्राप्त करती हैं उन्हें भाड़े की राशि पर एक निश्चित दर से भुगतान किया जाता है। तो वो उसे क्या कहते हैं, जो हम लोग भुगतान करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कमीशन कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ए ने कहा कि हम आपको भाड़ा दिलाएंगे, आप हमें जितना भाड़ा मिले उस पर एक निश्चित दर से कमीशन देना। ये बात किससे कही, बी से। तो बी ने कहा कि ठीक है भाई, तो हमें भाड़ा दिलाइए, मैं आपको भाड़े में एक निश्चित परसेंट 10% से कमीशन दूंगा। तो ए ने मान लो भाड़ा उसको 5,000 का दिलाया,
तो उसका जो कमीशन बना वो 10% इसका हिसाब से, तो उसका जो कमीशन बना वो 500 रुपये बना। ठीक है, तो इस प्रकार इस कमीशन को कमीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि जहाज में बीमा संबंधी व्यय किए जाते हैं, मतलब कि एक जहाज में बीमा संबंधी व्यय किए जाते हैं, और बीमा को इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस संबंधी कोई व्यय किए जाते हैं तो समुद्री यात्रा के किस पक्ष की ओर दर्शाया जाएगा, मतलब पूछा गया है कि किस साइड में हम लोग वॉइस अकाउंट में इसको लिखेंगे। तो पहला पक्ष हम लोगों का लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा के डेबिट पक्ष में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग डेबिट पक्ष में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और इंश्योरेंस हमारे लिए एक तरीके से क्या है, इनका एक्सपेंसेस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा के निरंतर प्रयोग में आने के कारण उसके मूल्य में आने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो हम लोग कोई भी एसेट्स, तो जहाज तो एसेट्स ही है, मशीन एक तरीके से, तो हम लोग कोई भी चीज़ को यूज करते हैं तो उसके यूज करने से जो उसमें कमी आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन, ह्रास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्रास बोलते हैं। उसे पूछा गया है कि उसे क्या बोलते हैं, तो इसे डेप्रिसिएशन या ह्रास बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा पर ह्रास की गणना सामान्यतः किस पद्धति पर की जा सकती है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो इसको हटा देंगे, इसमें 2 ऑप्शन लिखे हुए, इन्हीं दोनों पे आप लोग क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो समुद्री यात्रा पर ह्रास की गणना सामान्यतः मतलब कि जनरली ज़्यादातर समुद्री यात्रा में कौन सी पद्धति यूज की जाती है, इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर समुद्री यात्रा में हम लोगों की स्थायी किस्त पद्धति यूज की जाती है, मतलब कि जिसमें डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहता है और क्रमागत में डेप्रिसिएशन बार बार चेंज होता है। तो ज़्यादातर यूज कौन सी की जाती है, स्थायी किस्त पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि जब प्रश्न में ह्रास की दर ना दी गई हो तो निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा ह्रास को निकालने के लिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जहाज की लागत मल्टीप्लाई या यात्रा की अवधि, मतलब कि यात्रा कितने उसने 2 महीने की या 3 महीने की, और बटे में 100, ये ऑप्शन है। उसके बाद जहाज की लागत माइनस अवशेष मूल्य, मतलब इस अवशेष मूल्य को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ शिप। तो कॉस्ट ऑफ शिप माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई ट्रैवलिंग ईयर, मतलब कि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो लिखा हुआ है, और बटे में जहाज के कुल जीवन काल, लाइफ टाइम, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 माह या फिर 365 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को बार बार देख जाइए कि ये फार्मूला आता है। ठीक है, हो सकता है कि MCQ में आप लोगों को फार्मूला देखने को मिले, या फिर बीमा निकालने को भी कहा जा सकता है, आपसे ह्रास निकालने को भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि समुद्री यात्रा खाते का डेबिट पक्ष का योग, डेबिट पक्ष के योग का आंसर दिया है, क्वेश्चन मतलब टोटल दिया है 3,30,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद क्रेडिट पक्ष का योग का आंसर दिया है, मतलब टोटल दिया है 4,40,000। तो लाभ की राशि क्या है। तो हमने कहा था कि समुद्री यात्रा में हम 2 पक्ष बनाते हैं, वॉइस अकाउंट में हम लोग 2 पक्ष बनाते हैं वॉइस अकाउंट में, एक होता है हम लोगों का डेबिट पक्ष और एक होता है हम लोगों का क्रेडिट पक्ष। अच्छा ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऋणी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे ऋणी, और इसे बोलते हैं धनी। ठीक है, अब हमसे टोटल दिया है तो मतलब कि डेबिट पक्ष का टोटल कितना है, 3,30,000, मतलब हम लोगों के खर्चे कितने हैं, 3,30,000। समुद्री यात्रा के जो खर्चे हैं वो है 3,30,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट पक्ष का योग कितना दिया है, 4,40,000। अब हमसे पूछा गया है, क्या गया है कि लाभ की राशि तथा कमीशन की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोगों को धनी पक्ष में कितना है, 4,40,000, मतलब हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न कितना किया, मतलब कि भाड़ा कितना प्राप्त किया, 4,40,000, और उसमें से खर्च हो गए कितने, 3,30,000। तो हम लोगों का देखा जाए पूरी यात्रा में 1,10,000 का लाभ हुआ। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हम लोगों का लाभ का आंसर मिलेगा 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब कमीशन का देख लेते हैं हम लोग, इस साइड में कमीशन को देख लेते हैं। तो कमीशन निकालने के लिए क्या बोला गया है कि एक शर्त दी गई है, उसमें क्या शर्त है कि यदि कमीशन काटने से पूर्व
यदि कमीशन काटने से पूर्व कमीशन की दर है कितने 10%, तो हम लोग लाभ कितना है 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 का हमसे कहा गया है कि 10% है, तो हम लोग लाभ इसका कमीशन निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा कमीशन का आंसर आएगा 11,000। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 1,10,000 और 11,000 हो। तो ऐसे ऑप्शन के लिए तो हम लोग लास्ट ऑप्शन है हम लोगों का डी ऑप्शन, 1,10,000 का लाभ और 11,000 का कमीशन। क्वेश्चन नंबर लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक जहाज भारत के बंदरगाह से श्रीलंका के बंदरगाह पर जाता है, ठीक है, और वापस में श्रीलंका से भारत आता है, लेकिन जहाज की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, तो इसे माना जाएगा पूर्ण यात्रा, अपूर्ण यात्रा या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो इसे अपूर्ण यात्रा माना जाएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने इस वॉइस अकाउंट का वीडियो बना दिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लेजर के MCQ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। MCQ में एक एक करके आराम से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को MCQ करा दूंगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।